नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। अब खबर विस्तार से। गोकुल मिशन योजना देसी नस्लों के विकास की योजना। किसान अपनाए आलू की खेती, जीरो टिलीज विधि से लागत मूल्य में आएगी कमी। इस मौसम में एगरिक्स प्रभेद से करें मशरूम की खेती। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी गोकुल मिशन योजना बिहार सहित पूरे देश में पशुपालकों की समृद्धि में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसके अंतर्गत पशुपालकों को देसी गायों की नस्ल बढ़ाने के लिए नई तकनीकों के इस्तेमाल के विषय में ग्रामीण स्तर पर जागरूक और प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। देसी नस्ल की गाय के दूध का स्वाद और गुणवत्ता काफी शानदार होता है। किसानों के पास आय के मुख्यतः दो ही साधन होते हैं, खेती और पशुपालन। हमारे प्रधानमंत्री इन दोनों क्षेत्रों में योजनाओं के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासशील रहते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत किसानों को देसी नस्ल की गाय पालने की सलाह दी गई है, जो यहाँ की जलवायु में रचे बसे हैं। देसी नस्ल की गायों की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और ऐसे गायों के दूध की गुणवत्ता बेहतर होने के साथ साथ इम्यूनिटी में भी जबरदस्त होती है। गाय की नस्ल की संवर्धन और गोवर्धन, साथ ही साथ गोधन की संख्या में भी वृद्धि के लिए पशुओं में भी भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक विकसित की गई है, जो पूरे प्रदेश में चल भी रहा है। बिहार में भी पशुपालकों के द्वार पर पहुंचकर उच्च नस्ल की गाय का भ्रूण प्रत्यारोपण किया जा रहा है। अब प्रदेश के किसान भी महाराष्ट्र की तरह गन्ने की उन्नत खेती कर सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने पहली बार गन्ना यांत्रिकरण योजना शुरू की है। योजना के तहत किसानों को यंत्र की खरीद पर 50 से 60% अनुदान भी दिया जा रहा है। वहीं किसान समूह को 70% और अधिकतम 90 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। प्रदेश में गन्ना की खेती हो रही थी, लेकिन परंपरागत तरीके से यांत्रिकरण योजना से अब अन्य फसलों की तरह गन्ने की खेती में भी कृषि यंत्रों का उपयोग काफी बढ़ेगा। इससे गन्ने की उत्पादकता बढ़ेगी और साथ ही साथ इसका फायदा किसानों को, चीनी मिलों और इथेनॉल उत्पादन की इकाइयों को भी होगा। कृषि को आधुनिक और इको फ्रेंडली बनाने के लिए सरकार कई तरह के कृषि यंत्रों को बढ़ावा दे रही है। अभी खेतों में फसल अवशेषों को जलाने की समस्या एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, जिसे रोकने के लिए सरकार वैसे कृषि यंत्रों को ला रही है, जिसकी सहायता से खेतों में पराली जलाने के बजाय अवशेषों को मिट्टी में ही दबा दिया जाए। सुपर सीडर एक ऐसा ही कृषि यंत्र जिसकी मदद से फसल अवशेषों को इको फ्रेंडली प्रबंधन हो जाता है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी काफी बढ़ती है। किसान भाइयों, अभी आलू की खेती का मौसम चल रहा है। प्रदेश में अधिकांश आलू की खेती किसान भाई परंपरागत विधि से ही करते हैं, जिसमें कई तरह की चुनौतियां भी आती रहती है और कई तरह की समस्याएं भी होती है। जुताई यानी टीलेज को फसल चक्र का पहला चरण माना जाता है। जुताई का मुख्य उद्देश्य अगली फसल के लिए खेत तैयार करना, खरपतवार को उखाड़कर खत्म करना, मृदा अपरदन को कम रखना, हानिकारक कीटों को मारना एवं मिट्टी की पानी सूखने की क्षमता को बढ़ाना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति न्यूनतम जुताई यानी बिना जुताई जीरो टिलेज के द्वारा ही की जा सकती है। जीरो टिलेज पद्धति से आलू की खेती में आलू को खेत में सीधे पंक्तियों में रखा जाता है एवं धान की पुआल से आलू के कंदों को ढक दिया जाता है। इसके बाद इस विधि से आलू की खेती में मात्र 1 या 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पानी के साथ साथ जीरो टिलेज विधि से आलू उत्पादन में किसान भाइयों को खाद का खर्च भी काफी बच जाता है। शुरू में ही आलू लगाने के समय गोबर का खाद या कंपोस्ट खाद से आलू के कंदों को ढक सकते हैं। इस विधि में किसानों को सिर्फ बीज का खर्च देना होता है, कोई अतिरिक्त लागत नहीं लगती है। जबकि परंपरागत खेती में किसान भाइयों को ज्यादा लागत और मेहनत भी लगती है। जीरो टिलेज विधि में ना तो खरपतवार होते हैं और ना ही ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है और ना ही मिट्टी चढ़ाने की भी जरूरत। फसल भी रोग मुक्त होता है।
आलू इस विधि में क्या है, मिट्टी के ऊपर रहते हैं एवं पुआड़ से नीचे होते हैं। तो इस विधि से आलू की जो गुणवत्ता है, आलू जो निकलेंगे उनकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है। मैं कहूँ लगभग 20 से 25% तक है वो इसमें प्रोटीन से लेकर जो दूसरे मिनरल्स होते हैं वो इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें ड्राई मैटर जो प्रोडक्शन होता है वो इसमें ज़्यादा होता है। एवं मैं कहूँ कि स्टोरेज की जो क्षमता है, इसको किसान भाई कई महीनों तक अपने घर में स्टोर करके रख सकते हैं। ये आलू ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और मशरूम की मांग भी काफी बढ़ गई है। मशरूम बहुत लंबे समय की खेती नहीं है, कम समय में ही इसका उत्पादन संभव है। अगेरिक्स अभी के मौसम में उपजाया जाने वाला सबसे बेहतरीन मशरूम माना जाता है। इसलिए अगर आप मशरूम उत्पादन कर रहे हैं तो अगेरियस के प्रभेद को ही उपजाएं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना की बाजार समिति सब्जी मंडी में आलू और प्याज के भाव उतार चढ़ाव के बावजूद कुछ इस प्रकार स्थिर बने हुए हैं। नया लाल आलू 3800 रुपए प्रति क्विंटल, नया सफेद आलू 3500 रुपए प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 5200 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर धीरे धीरे कम होता जाएगा। सुबह और शाम में हल्की ठंड का भी एहसास होता रहेगा। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना बताई गई है। खबरें खेती के जरिए आप देख रहे थे कृषि जगत की हलचलों को, जिसमें आपने जाना मंडी भाव, उन्नत प्रभेद, उपकरण और साथ ही मौसम का हाल। नमस्कार हमारे अन्नदाता किसान भाई बहनों, स्वागत करती हूँ आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में और मैं हूँ आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, खेती किसानी की बातें और सरकार की योजनाओं की जानकारी तो कार्यक्रम में आगे देंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। तो आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहे कार्यक्रम कृषि दर्शन। मौसम के हिसाब से जो कि किसान बंधु हैं, तो खरीफ और रबी में के हिसाब से आप अपने यहाँ हरा चारा जो लगाते हैं और वो प्राकृतिक रूप से इतने कहिए कि गुणवत्तापूर्ण होते हैं कि आपको और चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि बरसीम, हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। पशुपालकों, पशु पोषण के लिए हरे चारे का महत्व बहुत अधिक है, जिससे पशुओं में सेहत और दुग्ध उत्पादन में सुधार आता है। और क्या क्या भूमिकाएं हैं हरे चारे की पशु पोषण के लिए, आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार सिंह के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हरे चारे की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जी हाँ किसान भाइयों, हरा चारा एक ऐसा संतुलित और संपूर्ण आहार है जिससे पशुओं की स्वास्थ्य की भरपूर रक्षा की जा सकती है। और सरकार की हरे चारे के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, ये दोनों बातों पर हम बात करेंगे। और इस खास विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, जो विभागाध्यक्ष हैं पशु पोषण विभाग, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हरे चारे की जो भूमिका है पशुओं के स्वास्थ्य के रख रखाव को बेहतर करने के लिए,
तो उसे हमारे किसान भाइयों को किस रूप में लेना चाहिए एवं उसके लिए क्या करना चाहिए, हरे चारे की क्या भूमिका है? बहुत अच्छा कि हरा चारा सबसे पहले तो ये जानना है कि जितने भी गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये जो पागुर करने वाले जानवर हैं उनके 4 पेट माने जाते हैं, जिसको रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमिजम होता है। और उसमें प्राकृतिक रूप से चारा पचाने की क्षमता होती है और बहुत बड़ा पेट होता है उनका, उसमें चारा पचाने की क्षमता होती है और इसलिए उसमें चारा दिया जाता है। चारा 2 तरह के होते हैं, एक को सूखा चारा जैसे पुआल हो गया, भूसा हो गया, और दूसरा जो हरा चारा है। हरा चारा में मैं अगर पहले ही शब्द में कहूँ, जैसे कि शिशु के दूध वाले बोतल पे लिखा होता है कि माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है, तो मैं अगर ये कहूँ कि हरा चारा पशुओं के लिए सर्वोत्तम आहार है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हरा चारा में वो सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पशुओं को चाहिए होंगे, जो हमारे गाय भैंस को चाहिए होंगे, और दूसरा उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तीसरा चीज़ क्या होता है कि उसमें जो उनका जो स्वाद है, जो जिसको पैलेटिबिलिटी कहते हैं, कि वो अच्छी होती है कि जब आप खिलाते हैं अपने पशुओं को हरा चारा तो देखते हैं कि वो बिल्कुल स्वाद से खाते हैं, भरपेट खाते हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं कि उसमें पोषक तत्व जो है वो बिना किसी परिवर्तन के उसमें रहते हैं। दूसरा चीज़ है उसकी स्वादिष्ट होता है, और तीसरा वो नेचुरल फॉर्म में होता है, और इसी के कारण इसका जो असर होता है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे दूध उत्पादन हो, चाहे आपके दूध में भी फैट और SNF का हो, या कह लीजिए कि किसी भी तरह की परेशानी आपके गाय भैंस को नहीं होगी अगर आप हरा चारा सालों भर उसको देते हैं, क्योंकि हरे चारे में सभी पोषक तत्व मौजूद हैं, प्रकृति ने उनके लिए वो बनाया हुआ है। सर, अमूमन हम ये देखते हैं कि जो हमारे पशुपालक भाई हैं, तो जो बाज़ार में मिलने वाले जो पोषक तत्व, अब उसे हम कहें या जो भी कहें, जो प्रोडक्ट होते हैं, तो पशुओं को रेडीमेड खिलाने के तरफ ज़्यादा अग्रसर हैं। तो ऐसे में आप हमारे पशुपालक भाइयों को किस रूप से आश्वस्त कीजिएगा कि नहीं, पशु पोषण के लिए सबसे ज़्यादा हितकर हरा चारा ही है? हरा चारा, देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि अगर हरा चारा को आपने कुछ देर के लिए जैसे सुखा दिया तो उसके पोषक तत्व की कमी हो जाती है, और जो कुछ भी आपके बाज़ार में उपलब्ध होता है वो क्या है कि वो हरा चारा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको सुखाया जाएगा। क्योंकि उसकी 2 प्रक्रिया होती है, एक को हे कहते हैं, सुखौती बनाना, और दूसरे को साइलेज बोलते हैं, यानी कि फर्मेंटेशन करना। और इन दोनों के साथ साथ क्या होता है कि कुछ न कुछ उसके पोषक तत्व का ह्रास हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा हरा चारा जो है अच्छा होता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो जो बाज़ार में उपलब्ध है, साइलेज है, हे है, उसको आप खिला सकते हैं। लेकिन फिर से कहूँगा कि हरा चारा जो है वो किसी दूसरे चारे के बनिस्बत अच्छा होता है। उसमें भी थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा कि मौसम के हिसाब से, जो कि किसान बंधु हैं, तो खरीफ और रबी में के हिसाब से आप अपने यहाँ हरा चारा जो लगाते हैं, और वो प्राकृतिक रूप से इतने कहिए कि गुणवत्तापूर्ण होते हैं कि आपको और चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि बरसीम, जैसे कि 2 तरह से आप चारा का बात करते हैं, एक को हम लोग कहते हैं लेगुमिनस या दलहनी वाले, और दूसरा अदलहनी होता है। जैसे अदलहनी में आपका मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जय हो गया, या पाड़ा ग्रास हो गया, नेपियर ग्रास हो गया। तो ये सारे चीज़ जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में रिच होते हैं, ऊर्जा में रिच होते हैं। उसी तरह जैसे बरसीम हो गया, कॉपी हो गया, लूसर्न हो गया, इन सब में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, विटामिन ए बनाने वाले जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, यानी कि वो एक तरह से अपने आप में संपूर्ण है। और इसीलिए किसान बंधु जरूर अनुभव किए होंगे कि जब बरसीम की जी सर, बिल्कुल। रबी के मौसम में हम ये आमतौर पर देखते हैं कि हमारे किसान भाई बखूबी और बृहद पैमाने पर बरसीम की खेती करते हैं अपने पशुओं को खिलाने के लिए, और बरसीम एक प्रचलित किस्म भी है हरे चारे का। तो अभी के मौसम में जहाँ हरा चारा उपलब्ध नहीं है,
तो पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, उनका पोषण ठीक रखने के लिए उसके अभाव में क्या दिया जा सकता है सर? उसके अभाव में जैसे कि सूखा चारा में आप अगर कहें कि हे जिसको कहते हैं आप, हे बनाया कि जैसे आपने जे लगाया है, जौ को सुखा लेते हैं हल्के धूप में, तो वो दे सकते हैं। फिर साइलेज होता है जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट होता है वो दे सकते हैं, और सूखा चारा दे सकते हैं। जिसकी चूँकि पोषक मात्रा उसमें कम होती है, इसलिए दाना मिश्रण, जैसे कि चाहे वो बाजार से खरीद के लाएं या अपने यहाँ बनाए, तो दाना मिश्रण, जिसको कि आप दाना मिश्रण में मिनरल मिक्सचर भी होता है। जैसे उसमें आपको उदाहरण के तौर पर बताएं कि मक्का ले लेना, मक्के का दर्रा ले लेना है, करीब 40 किलो ले लेना है 1 क्विंटल में, करीब 25 किलो उसमें चोकर ले लेना है, करीब 32 किलो के आसपास जो उसमें खल्ली ले लेना है, 2 किलो मिनरल मिक्सचर ले लेना है और 1 किलो नमक लेना। तो ये दाना मिश्रण जो है वो आप जो सूखा चारा दे रहे हैं और जो भी चारा आपके पास उपलब्ध है उसमें मिला के देना है। प्रति 2.5 लीटर दूध पे 1 किलो वो दाना मिश्रण अगर आप देते हैं तो जो गाय की आवश्यकता है, भैंस की आवश्यकता है पोषक की, वो पूरी हो जाती है। हमारे कई किसान भाई ऐसे भी हैं जो बड़े पैमाने पर रबी के मौसम में बरसीम की खेती करते हैं, तो हम ये आपका संदेश पहुंचाना चाहते हैं अपने किसान भाइयों के समक्ष कि सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं कि हरे चारे के विकास को बढ़ावा देती हैं? देखिए, हरे चारे के विकास के लिए और जो योजनाएं बिहार सरकार के पशुपालन विभाग से समय समय पर प्रकाशित होती है, तो इसकी जानकारी जो है वो मिलता है आपको अपने ज़िला के पशुपालन पदाधिकारी से, कृषि पदाधिकारी से मिलेगी। कई बार जो है बीज वितरण किया जाता है, चारा बीज का वितरण किया जाता है। कई बार होता है कि उसके जैसे साइलेज का भी, कृषि रोड मैप में साइलेज के ऊपर चर्चा हुई कि साइलेज बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है, तो आपको अपने ज़िला के पशुपालन पदाधिकारी से मिलना है। और अगर आप राजधानी में आके बात करना चाहते हैं तो विभाग में बात करेंगे, और हमारे यहाँ एक जो है वो चारा विकास पदाधिकारी भी होते हैं, तो वहाँ से आपको पूरी जो है टेक्निकल नॉलेज और क्या योजनाएं चल रही हैं, समय समय पर आती रहती है चारा विकास के लिए, तो वहाँ से आपको पूरी की पूरी जानकारी, क्योंकि सरकार की योजना है कि हम चारा के रूप में भी, चारा के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हो, क्योंकि चारा नहीं होगा तो हम दूध में आत्मनिर्भर तो बन रहे हैं लेकिन कीमत ज़्यादा लग रही है। बिल्कुल सर, एक संक्षेप में एक महत्वपूर्ण सवाल सर ये है, उसका संक्षेप में हम आपका जो संदेश है अपने किसान भाइयों के समक्ष पहुंचाना चाहेंगे कि मात्रा कितनी होनी चाहिए रोज़ की। अगर हम मात्रा करें तो कई पशुपालक भाई ऐसे भी होते हैं कि ज़्यादा समझते हैं कि ज़्यादा बरसीम या दे देने से या हरा चारा दे देने से पशु का जो दूध है वो ज़्यादा होगा, तो ये भ्रांति है। और सर मात्रा कितनी देनी चाहिए रोज़ के हिसाब से? देखिए, हरा चारा की मात्रा जो है पशु के वजन के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन अगर थंब रूल के हिसाब से कहें तो 15 से 25 किलो, बिल्कुल जो खेत से काट के लाते हैं। सूखा चारा करीब 4 से 6 किलो देना चाहिए। लेकिन बरसीम में जब पहला कट करते हैं तो भरपेट आप बरसीम ना खिलाएं, नहीं तो अफरा रोग हो जाएगा। उसमें 3/4 अगर बरसीम देते हैं तो 1/4 सूखा चारा जरूर मिलाएं, नहीं तो अफरा रोग हो जाएगा, गाय को डायरिया हो जाएगा। तो देखा किसान भाइयों, हरे चारे की कितनी उपयोगिता है और कितने विस्तार से हमारे विशेषज्ञ ने हरे चारे की उपयोगिता एवं उसकी भूमिका, पशुओं के स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हरे चारे की भूमिका है, बड़े विस्तार से आपके समक्ष पहुंचाई। और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के एक अगले भाग में एक नई जानकारी और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम का कुछ बदला सा है अंदाज, क्योंकि कृषि और कृषि से जुड़े अलग अलग सेगमेंट का हो चुका है आगाज। जानिए कैसे हो कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार, जिससे बढ़े आमदनी और मुनाफा लगातार। सीखिए हमारे साथ कैसे हो हर मौसम के मुताबिक अपने पशुधन की उचित देखभाल, ताकि वे रहे सब स्वस्थ और किसान का जीवन हो खुशहाल। इसके साथ जानिए मंडी के ताजा भाव, मौसम का मिजाज, रणनीति, कृषि समाचार हर हफ्ते सोमवार, बुधवार और शुक्रवार संध्या 5:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन बिहार पर कार्यक्रम कृषि दर्शन। पशुपालकों, अभी आपने जाना हरे चारे की क्या महत्ता है पशु पोषण में। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर, जो कि है भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की योजनाओं में से एक योजना से जुड़ी हमारी यह आज की वीडियो फिल्म। तो आइए देखते हैं कि क्या नवीनतम योजनाएं हैं हमारे भारत सरकार की हमारे किसानों के लिए।
ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहाँ भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हम बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं।
आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। दर्शकों, अभी आपने जाना हरे चारे की महत्ता पशु पोषण के लिए, और साथ ही आपने देखा भारत सरकार की कृषि मंत्रालय की योजनाओं में से एक योजना से जुड़ी हमारी यह वीडियो फिल्म। उम्मीद करती हूँ आज इस कार्यक्रम से मिली जानकारियाँ आपके लिए लाभदायक रही होंगी और इन योजनाओं से मिली जानकारियों का आप लाभ जरूर उठाएंगे। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ नई और ख़ास योजनाओं के साथ और जानकारियों के साथ। तब तक मुझे पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।